Hello friends, today we are going to discuss class 11, chapter number 3. Important notes for chapter number 3, modern periodic law. What is modern periodic law? Properties of elements are the periodic functions to their atomic numbers. The periodicity in properties is due to repetitions of similar outer cell electronic configuration at a certain regular intervals. In modern periodic table is based on modern periodic law, in which elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. In the modern periodic table, the elements are arranged in rows and columns. These rows and columns are known as periodic and groups respectively. The table consists of 7 periods and 18 groups. Period indicates the value of n, that is principal quantum number, for the outermost or valence shell. Same number of electron is present in the outer orbitals, that is similar valence shell electronic configuration. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 जो आपका पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉज है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, द पीरियोडिक फंक्शंस टू देयर एटॉमिक नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही पीरियोडिक फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है। द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू repetitions of similar outer cell electronic configuration at a certain regular intervals. ये जो आप देख रहे हो 18 ग्रुप्स, उसके बाद वापस जैसे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स के बाद ये जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकेंड ग्रुप में, ये जो 11th एलिमेंट है वो वापस थर्ड पीरियड में, ये जो 19th एलिमेंट है वो वापस फोर्थ पीरियड में, ये 37th एलिमेंट है तो फिफ्थ पीरियड में। ये सारे के सारी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ जो है एक सर्टेन इंटरवल्स के बाद सिमिलर है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसमें आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको अरेंज किया गया है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। डेफिनेटली वी हैव सीन, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें रोज और कॉलम्स के आधार पर इनको अरेंज किया गया है, राइट। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सब जानते हैं 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स। पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन। एन जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पीरियड की जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जानकारी देता है, आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल की जानकारी। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिटल्स। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100। ये 100 के बाद जो IUPAC नेम के तहत अगर कोई 101 से लेकर के 118 तक जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे भविष्य में, जो मेंडलीव साहब ने कहा था, उसके लिए जो डिजिट्स हैं इस प्रकार से 0 के लिए नील एब्रीवेशन N, 1 के लिए अन एब्रीवेशन U, 2 के लिए बाई एब्रीवेशन B, 3 के लिए एब्रीवेशन T बिकॉज इट्स नेम इज ट्राई, सिमिलरली 4 क्वाड Q, 5 पेंट P, 6 हेक्स H, 7 सेप्ट S, 8 ऑक्ट O, 9 N E। ये था IUPAC नोमेनक्लेचर जो 100 के बाद एटॉमिक नंबर वाले जो भविष्य में एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए। अब आ जाइए एलिमेंट्स को जो बांटा गया था ब्लॉक के आधार पर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम से स्पष्ट होता है कि S ब्लॉक एलिमेंट्स
फर्स्ट दो ग्रुप जो है, पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। 3 से लेकर के 12 तक, ये जो ग्रीन कलर का आप डी ब्लॉक लिख रहे हैं वो 3 से लेकर के 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये जो पर्पल कलर का पी ब्लॉक्स देख रहे हैं आप, ये पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर 18 तक है। और लास्ट जो नीचे में दोनों आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसको इस आधार पर बांटा गया कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या एस सबसेल में जाएगा उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। और जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा या एफ ऑर्बिटल में जाएगा उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 से लेकर NS2 तक, ये फर्स्ट पीरियड से 7 पीरियड तक, इनका नेचर जनरली मेटल्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। उसी तरह से अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6, NP1 से लेकर के NP6 तक, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स बट सम ऑफ देम आर मेटल ऑल्सो। इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 13 and ends at group 18. D block elements N-1D 1 to 10 NS 1 to 2, all are transition elements, so they are metals. Group number 3 to 12 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. F block elements N-2 F 1 to 14, N-1 S2, N-1 P6 and N-1 D0 to 1 NS2. ये इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 6th और 7th पीरियड में जनरली नेचर इनका रेडियो एक्टिव होता है। 4F सीरीज लेंथेनाइड सीरीज, टोटल 14 एलिमेंट्स सीजियम टू लिथियम, एंड 5F सीरीज एक्टिनाइड्स सीरीज, टोटल 14 एलिमेंट्स थोरियम टू लॉरेंशियम 103 एटॉमिक। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करें क्या कहना चाह रहे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस within a given period, atomic radius decreases from left to right. This is due to the effect of increase in a nuclear charge while the electrons are being added to the same cell. कहने का मतलब जब आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट से राइट, मतलब जैसे 3 एटॉमिक नंबर से लेके 8 तक, 19 से लेकर के 36 तक, मतलब लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कैसे हुआ? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है फिर डिक्रीज़ कैसे हुआ? पूछ सकते हो तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है इसका मेन वजह ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। मतलब न्यूक्लियस पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए सेकेंड सेल, सेकेंड एनर्जी लेवल है, उसमें 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन था सेकेंड सेल में, नॉट एन इशू, बहुत अच्छा। अब 2s2 हो गया, 2p1 हो गया, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ता गया, तो क्या होगा? रेडियस सिकुड़ता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए विद इन अ गिवन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम सेल। विद इन अ गिवन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ऊपर से नीचे आने वाला, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में फर्स्ट सीरीज मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5th, 6th, 7th पीरियड, इसमें एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। फर्स्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड में भी एक इलेक्ट्रॉन, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, तो क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप नहीं पूछ सकते हो कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिस कारण से इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये जो आप देख रहे हो ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद
ये जो मेन पॉइंट्स है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. In the first transition series, the atomic size slightly decreases from scandium to manganese because of the effect of effective nuclear charge is stronger than the shielding effect, and the atomic size from iron to nickel remains almost the same because both the effects balance each other, and the atomic size from copper to zinc slightly increases because the shielding effect is more than effective nuclear charge due to D10 structure of copper and zinc. Inner transition elements, as we move from the lanthanide series, there is a decrease in atomic as well as ionic radius. The decrease in size is regular in ions but not so regular in atoms. This is called lanthanide contraction. सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये तो आपने समझ लिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. उसके बाद आपने ये भी सोचा या समझा कि ऊपर से नीचे ग्रुप में फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो वहाँ पे स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक 21 एटॉमिक नंबर से लेकर के 25 एटॉमिक नंबर तक ये डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा वो भी बता देता हूँ. क्योंकि मैंने आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसीलिए 21 से 25 तक बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज डिक्रीजेस. अब 3D1 से 3D5, डी में टोटल 5 ओरिएंटेशन हैं, पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, साइज डिक्रीज हो. अब ये 6 से लेकर के 8 तक जो मिडल टर्म है D0, -2, -1, 0, +1, +2, ये जो D के ओरिएंटेशन हैं, ml = -L2 + L, जो क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा भी था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये जो पांचों ओरिएंटेशंस हैं, जिसमें से अब 3D6 से 3D8 लगभग सेम एनर्जी रहेगा. क्यों? क्योंकि देख लीजिए 3D5 वैसे तो न्यूक्लियर अपना चार्ज डिक्रीज ही हुआ था 3D1 से लेकर 3D5 तक, लेकिन जब ये पेयरिंग स्टार्ट करता है 3D6 इलेक्ट्रॉन, 3D7 इलेक्ट्रॉन, 3D8, मतलब -2 से 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक जब तक पहुंचता है, तो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा एटॉमिक साइज 3D6 में था, वैसा ही 3D8. क्यों? क्योंकि ये पेयरिंग स्टार्ट होता है. और 3D1 से 3D5 ये साइज इसलिए डिक्रीज करता है बिकॉज इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रॉन्गर देन द शील्डिंग इफेक्ट. कोई पूछेगा आपको व्हाई इन 3D सीरीज फ्रॉम 3D1 to 3D5 the atomic size decreases or slightly decreases, then you can just give an answer because of effective nuclear charge which is stronger than the shielding effect. That's why from 3D1 to 3D5 the atomic size slightly decreases, and from iron to nickel 3D6 to 3D8 it remains almost the same, and 3D9 and 3D10 it increases slightly increases because the shielding effect is more than effective nuclear charge. 3D9 मतलब 3D10 कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 4s1 and जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 4s2. So because of more shielding effect increases because of shielding effect is more than nuclear charge in 3D10 structure of copper and zinc. उसके बाद अगर हम बात करें D ब्लॉक मतलब F ब्लॉक के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे एज वी मूव अलोंग द लैंथेनाइड सीरीज 4F सीरीज में जैसे हम बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा बिकॉज regular in the ions but not so regular in atom. This is called lanthanide contractions. अब आ जाइए ये साइज आप देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, कहाँ पर एटॉमिक साइज घटता है. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा हुआ है बहुत ही बोल्ड लेटर में एरो के ऊपर में. ये ग्रुप में इंक्रीज होगा और पीरियड में डिक्रीज होगा. पीरियड में आप देख रहे हैं कि अगर 18th ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप तक आए तो इंक्रीज होगा. आर गेटिंग और नॉट? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब आ जाइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी. आईपी किसको कहते हैं?
ionization potential. The minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential. Ionization energy increases along the period while decreases down the group. आप जानते हैं कि अगर लास्ट पीरियड में 7th पीरियड में रहेगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ईजी होगा, लेकिन अगर फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो आप लोगों ने ऑलरेडी इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखा भी था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में किस तरह से लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और आईपी के बारे में लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा और लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इंक्रीज करेगा, राइट। यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे रेडियम से लेकर के क्लोरीन तक, तो याद रखना ये 7th पीरियड है और ये 2nd पीरियड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज करें, राइट। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड वाइल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से वो फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज। द लार्जर द साइज ऑफ द एटम द स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना बड़ा साइज होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द ग्रेटर द इफेक्टिव charge on the nucleus of an atom, the more difficult it would be to remove an electron from the atom because electrostatic force of attraction between the nucleus and the outermost electron increases. So greater energy will be required to remove the electron. ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बताया, द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस से, उतना डिफ़िकल्ट होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो ग्रेटर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s, p, d and f orbitals of the shell is s orbital requires more energy as compared to p orbital, requires more energy as compared to d orbital and requires more energy as compared to f orbital. s orbital से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपेयर टू p d f। उसी तरह p d f से ज़्यादा लगेगा, उसी तरह d f से ज़्यादा लगेगा, सबसे कम f से। शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीजेस of force of attraction between the nucleus and the outermost electron and lesser energy is required to separate the electron, thus the value of ionization potential decreases. ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये डिक्रीज करेगा किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ये डिक्रीज करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एनर्जी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी लगेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स, हुंड ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल इज कंपैरेटिवली हाई, so comparatively more energy is required to separate the electron from such atom. कहने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के लिए ज़्यादा लगेगी, राइट। अब आ जाइए, ये एलिमेंट्स है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन। जैसे यहाँ पे लिथियम है, लिथियम कार्बन नाइट्रोजन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देख लीजिए 520, second ionization energy 7297, third ionization energy 11830, fourth ionization energy 10। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख लीजिए किस तरह से बढ़ते जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, सिंस लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं
तो तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितने एनर्जी लगेगी। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से लास्ट सेल के लास्ट चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितने एनर्जी लगेगी। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में कितने एनर्जी लगेगी। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा वो स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी होती है, जिस कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अत्यधिक एनर्जी लगेगी। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का नाम तो आपने सुना होगा, राइट। क्या होता है एफिनिटी, बताएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस along the period while decreases down the group. इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होती है, जो गेनिंग पावर होती है, अट्रैक्शंस होते हैं, ये पीरियड में इंक्रीज करेगा और ग्रुप में डिक्रीज करेगा। चाहत, एफिनिटी मीन्स चाहत, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पीरियड में इंक्रीज करेगा और डाउन साइड टुवर्ड्स द ग्रुप डिक्रीज करेगा। मेजर फैक्टर्स which affecting the magnitude electron or electron affinity you can see here. इस चीज़ को आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस and in period it increases. So all the factors which are written here, you can see it very clearly. The atomic size, in general electron affinity value decreases with the increasing atomic radius because electrostatic force of attraction decreases between the electron being added and the atomic nucleus due to increases of distance between them. So the effective nuclear charge, electron affinity value of the electron increases as the effective nuclear charge on the atomic nucleus is increased because electrostatic force of attraction between the electron being added and the nucleus increases. As the electrostatic force of attraction increases, amount of energy released more. That's why. देखिए एटॉमिक साइज तो आप जानते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे आप पीरियड में बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप जानते हैं, जैसे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, जो पीरियड में जनरली बढ़ती है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में आ जाइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जब शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है डिक्रीज होने लगती है। क्यों? द शील्डिंग इफेक्ट बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस increases as the number of electron increases in the inner shell. ये जो शील्डिंग, ये जो पर्दा होता है, शील्ड होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटने लगती है, क्योंकि न्यूक्लियस और उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होते जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द इनर शेल। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड degenerate orbitals of a subshell is comparatively smooth, so it is difficult to add electron in such orbitals and lesser energy is released on addition of electrons, hence the electron affinity value will decrease. ये जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल में, ये डिक्रीज होती है अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो। अब जो ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, top to bottom it decreases, left to right it increases, right? Top to bottom it decreases and left to right increases. What? Electron affinity. ये सारे जो फिगर है वो आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से ये बढ़ते हैं और किस तरह से बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की कुछ वैल्यूज दी हुई है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 किस तरह से इंक्रीज करते हैं और किस तरह से डिक्रीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी वैल्यूज है, इसको बस एक बार समझ लेना है किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया
कि टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, हाइड्रोजन का 72, लिथियम का 57, सोडियम का 53। तो देख रहे हैं आप डिक्रीज हो रहा है। अगर पीरियड में हम जाएँ तो आप देख लीजिए, बेरिलियम का 0, बोरन का 27, कार्बन का 122, नाइट्रोजन का इट्स इक्वल टू 0 बिकॉज यह हाफ फील्ड है, इसलिए नाइट्रोजन 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी तरह नियन का 2p6 ये फुलफिल्ड हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, उसके कुछ वैल्यूज थी, राइट। अब आ जाइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच वी मस्ट लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस along the period while decreases down the group। ये सीधा सीधे आपको दिख गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स का जैसे ही आप पीरियड में जाएंगे तो इंक्रीज होगा और ग्रुप में जाएंगे तो डिक्रीज। इसलिए कहा जाता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 होता है, और सबसे कम जो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है फ्रांसियम, जिसकी सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसीलिए यहाँ पे दे दिया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड व्हाइल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स हैं जो वैल्यूज आपको निकालने हैं। सम आर्बिट्ररी स्केल्स फॉर द क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्स एज अंडर पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग स्केल के अंतर्गत आता है। इफ XA एंड XB आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव्स ऑफ द एटम्स A and B respectively, then 0.208 under root delta AB is equal to XA minus XB. If XA is greater than XB or delta AB is equal to 23.06 and XA minus XB square, the delta AB is equal to electronegativity of AB experimental minus electronegativity of AB theoretical, where electronegativity of A minus B is the energy of A minus B bond in a purely covalent molecule AB. The experimental and theoretical values of bond energy AB are equal, or 0, which is 23.06. So delta AB is equal to 0 or 23.06. So XA minus XB whole square in an ionic molecule AB will be electronegativity of A minus B experimental is more than A minus B theoretical। ये पॉलिंग ने एग्ज्यूम किया था जैसे दो एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकालना है तो वही फॉर्मूला होता है XA माइनस XB, मतलब ये A एलिमेंट जो है इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चलता है। ये पॉलिंग स्केल नहीं दिया था। उसके बाद मोलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन 2 व्हेन बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब दोनों एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है तो मोलिक्यूल का फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन 2। उसके बाद एल्फ्रेड रॉचोस ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के रूल दिए थे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ outermost cell and the nucleus is R and the effective nuclear charge Z effective, then Z effective E square upon R square, that is equal to 0.359 Z effective upon R square plus 0.74। ये Z effective आप समझ गए, R भी समझ गए। ये R जो है रेडियस है हमारा न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो Z इफेक्टिव है। ये फार्मूला हमारे अल्फ्रेड रॉचो ने दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखना Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये सिग्मा जो है शील्डिंग इफेक्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को निगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम, the electronegativity value increases as the oxidation state, that is the number of positive charge of the atom increases. Hybridization state
of an atom in a molecule. If the s character in the hybridization state of the atom increases, electronegativity also increases. देखिए कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स है. एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पीरियड में जैसे ये बढ़ते जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे. और हाइब्रिडाइजेशन में स्पेशली अगर एस कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा. जैसे आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 2.48 होती है. sp2 में 33.33% जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.75 और sp में 50% जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.25. और याद रखना फ्लोरीन जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4. अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैलेंसी. इफ द नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम्स विच कैन कंबाइन विद एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. उसी को यहाँ पे लिखा गया, इट इज द नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम विच कैन कंबाइन विद एन एटम टू द गिवन एलिमेंट. वैलेंसी इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल. राइट, जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको कितना लेना है या कितना निकालना है ये डिपेंड करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से. इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, the valency number of valence electrons. If the number of valence electrons is greater than 4, valency is equal to 8 minus number of valence electrons. Many elements exhibit more variable valence, that is particularly transition elements and actinoids. Variation in a period increases from 1 to 4 and the decreases from 4 to 0 group on moving from left to right in the periodic table. Variation in a group, no change in the valency of elements on moving down a group. All the elements belong to a particular group exhibit the same valence. हम जानते हैं हर एक ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है. और पीरियड में 1 से 4 तक जाएगा, फिर 4 से डिक्रीज हो जाएगा 8 माइनस. और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, हम सब जानते हैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक और पी ब्लॉक हमारा नॉन मेटल. लेकिन इसमें भी कुछ एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के आधार पर बांटा गया है. Non-metallic elements have strong tendency to gain electrons. Non-metallic character is directly related to electronegativity and metallic character is inversely related to electronegativity. Across a period, electronegativity increases, hence non-metallic character increases and metallic character decreases. सही बात है. आप पीरियड में जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाओगे, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से पी ब्लॉक, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी. राइट, बात समझ में आई? जैसे पीरियड में हम बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. हाँ, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ग्रुप में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज. चाहे पी ब्लॉक में भी अगर बात करें ना आप तो वो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. बोरन से लेकर के बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, यूनिट्रायम तक जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो ये सारा एक बहुत ही अच्छा डायग्राम, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं और ये सारा का सारा पूरा चैप्टर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता है. देख लीजिए, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगा, राइट टू लेफ्ट जाने पर पीरियड में इंक्रीज होगा. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट जाने पर इंक्रीज. आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉटम से टॉप पर आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, बॉटम से टॉप आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ये फिगर उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है. इस फिगर को अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आप समझें. तो ये जो फिगर है बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये फिगर ही हमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये फिगर हमें सब कुछ के बारे में डिटेल बता देता है कि जो भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना भी हमने पढ़ा उसको ये बयान करता है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।